Morning students, this is the first lecture of civics NCERT 10th based the power sharing. Power sharing. तो power sharing क्या है? कहता है power sharing is a term used to describe a system of governance in which all major segments of society are provided a permanent share of power. This system is often कंट्रास्टेड विद द गवर्नमेंट वर्सेस द अपोजिशन सिस्टम। देखिए पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता का बंटवारा। क्या कहता है कि कोई भी गवर्नेंस किसी भी सरकार में पावर का या सत्ता का बंटवारा होना कंपल्सन है, जरूरी है। ठीक है, इसने कहा इन दिस सिस्टम द पावर हेड बाय द गवर्नमेंट। क्या होता है सिस्टम में जो पावर होती है, जो मेन पावर जो होती है वो किसके पास में रहती है? गवर्नमेंट में। उसका मुख्य कौन होता है? गवर्नमेंट सरकार के अंडर में रहती है। पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में जो पावर शेयरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट ट्राई टू सॉल्व ऑल डिस्प्यूट अमंग द सोसाइटी। पावर शेयरिंग है तभी क्या होगा, ये ट्राई करता है सभी के सभी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। कहाँ पे? सोसाइटी में। तो अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे? इसमें हम स्टोरी ऑफ बेल्जियम पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ श्रीलंका पढ़ेंगे एंड द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं द स्टोरी ऑफ बेल्जियम। कहते बेल्जियम इज अ कंट्री ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। इट इज़ वेरी स्मॉलर कंट्री इन द यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन स्टेट ऑफ हरियाणा। मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक देश है जो हरियाणा से भी छोटा है। बाई एरिया में बात कर रहा हूँ। इट इज़ बॉर्डर विद द फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत बार ये हमने पूछता है कि बेल्जियम के साथ कौन कौन से जो कंट्री हैं जो बाउंड्री बनाते हैं, जो सीमा रेखा बनाते हैं, जो बॉर्डर जिनके लगे हुए हैं। तो उनमें आपका लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, नीदरलैंड है एंड फ्रांस है। इट इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटल ओवर 1 करोड़। इसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के लगभग इसकी पॉपुलेशन है। अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा के आधी से भी कम जनसंख्या। तो ये इसका हमने एक मॉडल दिया है, पॉपुलेशन मॉडल। ये 59% यहाँ पे डच पॉपुलेशंस हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। 40% यहाँ पे फ्रेंच पॉपुलेशंस हैं जो वेलोना रीजन्स में रहते हैं। 1% जो है वो जर्मन्स हैं। ठीक है, तो कहता है कि फॉर दिस मॉडल वी कैन से दैट इन बेल्जियम 59% पॉपुलेशन इज डच। तो इसके बेस पे हमने कहा कि वहाँ की जो 59% 59% जो पॉपुलेशन है वो डच है एंड 40% जो 40% है वो फ्रेंच बोलने वाले हैं एंड 1% इज जर्मन और 1% कौन है? जर्मन है। बट व्हेन वी चेक दिस मॉडल इन द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, जब हम इस मॉडल को बेल्जियम की कैपिटल के अंदर काउंट करते हैं, देखते हैं, तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इट इज़ वेरी डिफरेंट। ब्रुसेल्स का और बेल्जियम का दोनों का पॉपुलेशन मॉडल बहुत ही डिफरेंट है। देखिएगा, दिस इज द फ्रेंच पॉपुलेशन इज 80% एंड डच इज 20। देखिए मॉडल दे रखा है, यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले 80% है, वहाँ फ्रेंच बोलने वाले कितने थे? 40% थे। यहाँ डच 20% है, वहाँ डच बोलने वाले कितने थे? 59%। यानी कि दोनों में बहुत बड़ा कन्फ्यूज है। When we study to the both model, that's very confusable for the Belgian government to create the equality among the both linguistic model. वहाँ की गवर्नमेंट के लिए बहुत ही कंफ्यूज करने वाला था कि दोनों के दोनों ग्रुप में के अंदर इक्वली या लिंग्विस्टिक बेस पे अगर हम बनाएं तो कैसे उनको इक्वल राइट्स मिले। तो क्या होता है? द बेल्जियम लीडर्स कंस्ट्रक्ट अ न्यू मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस इन द बेल्जियम विच प्रोवाइड द इक्वल राइट ऑफ बोथ ग्रुप। क्या क्या कि एक नए कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए संविधान का निर्माण किया गया जिसमें सभी के सभी दोनों ग्रुप्स को इक्वल राइट्स मिले, फ्रेंच को भी और डच को भी। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द मेंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले क्या बनाया? एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया जिसके अंदर जो फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले दोनों के दोनों का जो रेशो रहेगा वो इक्वल रहेगा। सेकेंड थिंग क्या कहा इसने? सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। कुछ एक स्पेशल लॉ बनाए गए, कानून बनाए गए जो हर एक ग्रुप को दिया गया उसकी मेजोरिटी के बिहाफ पे। थर्ड कहता है दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरली, कि भाई इससे क्या हुआ कि कोई भी एक जो कम्युनिटी है, चाहे वो फ्रेंच है चाहे वो डच है, वो अपने अकेले डिसीजंस वो नहीं ले सकती। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बहुत सारी शक्तियाँ थी वो किसको दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई।
स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट था वो सबॉर्डिनेट नहीं था, किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इससे क्या पता लगता है कि ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटी हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन, कि ब्रुसेल्स में एक अलग तरह के सेपरेट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट किया गया जिसके अंदर बोथ दोनों के दोनों जो कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इक्वल थे। ठीक है, अब बता वाई दे डू दिस, उन्होंने ऐसा क्यों किया कि ब्रुसेल्स के अंदर एक तरह से अलग से सेपरेट गवर्नमेंट क्यों बनाया? बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर अगर मैं पूरे बेल्जियम की बात करता हूं तो वहां पे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों को इक्वल मिला। तो यहाँ पे वहाँ पे अगर देखा जाए तो डच स्पीकिंग का जो था वो 59% का रेशियो था, यानी कि मेजोरिटी में थे, लेकिन दोनों को इक्वल मिला। तो यहाँ पे क्या था, फ्रेंच ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर भी दोनों को इक्वल राइट्स मिले। अब आता बेल्जियम है हमारा थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एक और तीसरी तरह की सरकार थी जिसको क्या कहा गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था? द गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग द कल्चरल, लैंग्वेज एंड द एजुकेशनल बेस्ड। इस सरकार के पास कौन कौन सी पावर थी? कल्चरल बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड और जो इलेक्शंस एजुकेशन बेस्ड के जितने भी जो राइट थे वो आपके कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास थे। तो कंक्लूजन क्या निकला कि बेल्जियम लीडर्स रियलाइज दैट द यूनिटी इज पॉसिबल ओनली बाई द रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, कि जो बेल्जियम के जो लीडर थे उन्होंने क्या रियलाइज किया कि किसी जो यूनिटी है, जो एकता है, वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब हम हर एक ग्रुप के पर्सनल इंटरेस्ट और उनकी फीलिंग्स को हम ध्यान में रखेंगे। ओके, तो ये था आपका बेल्जियम का पॉपुलेशन मॉडल। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका, केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस। देखिए श्रीलंका सबसे पहली बात है एशियन कंट्री है, ठीक है। तो श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन फरवरी 1948। 1948 में जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तो ऐसे ही श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। इंडिया में तो ट्रांसफर ऑफ पावर था, ये एक इंडिपेंडेंस कंट्री है। ऑन दैट टाइम द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका वॉज 2 करोड़। जब इंडिपेंडेंस हुआ तो 2 करोड़ वहाँ की जनसंख्या थी। तो देर वॉज 74% सिंहालीज कम्युनिटी एंड 18% तमिल एंड 7% क्रिश्चियंस। तो ये ग्रुप डिवाइड किया हमने। 13% श्रीलंकन तमिल्स थे, जो 18% जो तमिल थे, ये 2 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड था। इसमें 13% श्रीलंकन तमिल थे और 5% इंडियन तमिल थे। देखिए एक बार दोबारा से देखते हैं। 74% क्या था? सिंहाला ग्रुप था। 18% कौन थे? तमिल थे। 7% कौन से? क्रिश्चियंस थे। 1% जो थे मुस्लिम थे या अदर्स जो थे। तो जो तमिल थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। 13% श्रीलंकन तमिल, 5% इंडियन तमिल। इंडियन तमिल मीन्स मतलब जो इनके 4 फादर्स वहाँ एज ए प्लांटेशन के लिए गए थे और फिर वो वहीं पे एडजस्ट हो गए। देखिएगा ये हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है। फ्लो चार्ट में हम देखेंगे 74%। तो ये जो सिंहालीज थे, दे यूज द सिंहाला लैंग्वेज, ये सिंहली भाषा प्रयोग करते थे। तमिल जो थे वो तमिल लैंग्वेज यूज़ करते थे। जो 7% जो क्रिश्चियंस थे वो बहुत दोनों लैंग्वेज यूज़ करते थे, सिंहाला भी करते थे और तमिल भी करते थे। दिस शोज दैट सिंहाला वॉज इन मेजोरिटी इन श्रीलंका, दैट्स वाई दे यूज द टर्म मेजोरिटिज्म। क्या हुआ? ये क्या दिखाता है कि जो सिंहाला जो था वो मेजोरिटी में था, एक टर्म यूज किया इसलिए उसने मेजोरिटिज्म, बहुसंख्यकवाद। तो मेजोरिटिज्म क्या कहता है? द आइडिया और द बिलीव्स दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल द नेशन इन विच एवरी वे दे वांट कॉल्ड मेजोरिटिज्म। क्या कहता है ये विचारधारा? क्या कहती है ये आइडिया? क्या कहता है किसी भी राष्ट्र के अंदर कोई भी कम्युनिटी अगर मेजोरिटी में है तो वही शासन करेगी, उसी को शासन करना चाहिए। तो स्टेप क्या लिए गए सिंहाला ग्रुप ने मेजोरिटिज्म के लिए? सबसे पहला स्टेप था कि 1956 एन एक्ट वाज पास्ड इन विच द सिंहाला वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड तमिल वाज डिसरिगार्डेड। क्या कहा गया कि 1956 में 1956 में सिंहाला जो सिंहली भाषा को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मेजोरिटी में थे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? द गवर्नमेंट मेड द पॉलिसी दैट फेवर्ड मेंबर ऑफ द सिंहाला कम्युनिटी। सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई जो सिंहाला कम्युनिटी के लोगों को फेवर करता था। इट ऑल्सो गेव जॉब्स टू देम ओनली, कि गवर्नमेंट जॉब जो था वो किसको मिलेगा? केवल और केवल सिंहाला ग्रुप को मिलेगा। तो इसके बाद क्या होता है? आफ्टर सम टाइम्स तमिल वर रियलाइज दैट दे आर नॉट इक्वली ट्रीटेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट। भाई उसके बाद क्या हुआ कि जो तमिल जो लोग थे उनको पता चला कि श्रीलंका के अंदर उनको इक्वली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, ऐसा होगा तो क्या होगा? प्रोटेस्ट होगा। तो तमिल प्रोटेस्टेड व्हेन दे रियलाइज दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड
विच सून कन्वर्टेड इनटू सिविल वॉर। जब उनको पता चला कि उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और जिससे क्या हुआ, इस प्रोटेस्ट ने एक सिविल वॉर का रूप ले लिया, सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। अब कहता है मैनी तमिल्स डाइड। अब सिविल वॉर हुआ तो बहुत सारे तमिल मारे गए, एंड वर फोर्स टू लीव द नेशंस, और उनको फोर्सफुली नेशन को, राष्ट्र को छोड़ना पड़ा। सिटीजनशिप टू दैम वॉज डिनाइड बाई द न्यू लॉ। नए कानून के आधार पर नागरिकता को कैंसिल कर दिया गया। द सिविल वॉर अफेक्टेड द सोशल, इकोनॉमिक एंड द कल्चरल लाइफ ऑफ द श्रीलंका। जो सिविल वॉर हुआ उसने श्रीलंका का सोशल, इकोनॉमिक एंड द कल्चरल, तीनों तरह की जो लाइफ थी वो बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। कंक्लूजन क्या निकला, मेजोरिटिज्म कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशंस। मेजोरिटिज्म, बहुसंख्यकवाद से क्या होता है, राष्ट्र की एकता को ह्रास होता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है इसमें, फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की फॉर्म्स क्या, देखिए वी स्टडी इन दिस टॉपिक अबाउट इंडिया। हम भारत के बारे में इसमें पढ़ेंगे। वी नो दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमें पता है कि भारत, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, एंड एवरी डेमोक्रेसी हैव द सेम सम बेसिक प्रिंसिपल्स। तो क्या है, हर एक लोकतंत्र के कुछ एक सिद्धांत होते हैं, वो क्या क्या है, देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट क्या कहता है कि पीपल आर द सोर्सेज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जितने भी पॉलिटिकल पावर है उसका मेन सोर्स क्या है, पीपल्स है, वहाँ की जनसंख्या। सेकंड कहता है द पीपल्स रूल देमसेल्व्स थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट्स। लोग वहाँ के क्या करते हैं, स्वयं की सरकार बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है रेस्पेक्ट इज गिवन एवरी ग्रुप एंड इट्स व्यू। वहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर सभी के सभी जो ग्रुप्स हैं उनको एक साथ सम्मान मिलता है, उनके विचारों के व्यक्ति की समानता दी गई है। एवरीबॉडी हैज़ इक्वल शेयर इन द शेपिंग पब्लिक पॉलिसी। जो भी पब्लिक पॉलिसी है उसको एक जो भी शेप मिला है उसमें सभी के सभी का योगदान है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर पावर शेयरिंग, देखिए सबसे पहले क्या है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या कहता है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या है, जो शक्ति है, जो पावर है, वो सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर डिवाइड कर दी गई है। तो इंडियन गवर्नमेंट है 3 मेन ऑर्गन्स, 3 मेन ऑर्गन्स है भारतीय सरकार के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है, इसके अंदर पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म्स द लॉ। इसके अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट होता है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं जो लॉ को फ्रेम करते हैं। फिर है एग्जीक्यूटिव, दिस इज द ऑर्गन्स हु एक्सरसाइज द अथॉरिटी एंड होल्ड द पावर। ये वो ऑर्गन्स है जिसके पास क्या होती है, सभी की सभी शक्तियाँ होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, ऑल मिनिस्टर, सभी मंत्री होते हैं। ठीक है, एंड द एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, HRD मिनिस्टर है, जॉइंट मिनिस्टर्स हैं। उसके बाद आता है जुडिशरी। दिस सिस्टम इज रिलेटेड अवर कोर्ट, जैसे कि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। सेकंड है आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग। पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या था, डिफरेंट ऑर्गन्स में दिए गए, अब डिफरेंट लेवल, अलग अलग स्तर की सरकारों में पावर को बांट दिया गया। तो इसमें क्या है, इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो हम सबसे नीचे ही चलेंगे, लोकल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत पे सरपंच जो होते हैं वो बना। स्टेट गवर्नमेंट जिसके अंदर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर जो होता है, मुख्यमंत्री एंड MLA, वो इसका हेड होता है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट में क्या होता है, कैबिनेट के जितने मिनिस्टर्स होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट में होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या, हेड ऑफ द ऑल द पावर, सभी शक्ति किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है। थर्ड हमारा है पावर शेयरिंग अमंग द सोशल ग्रुप्स। अलग अलग उसके बाद क्या है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में हमने पावर को डिवाइड किया। एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद क्या है, जो भी हमारी पावर्स है वो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, राजनीतिक जो पार्टी है, उनके अंदर पावर डिवाइड हुई है। उनकी पावर को कौन डिसाइड करता है, इलेक्शंस। इलेक्शन इंश्योर दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। इलेक्शंस के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि जो पावर वो किसी एक के हाथ में नहीं रही, कि एवरी आफ्टर 5 years इंडियन गवर्नमेंट हैव डन इलेक्शंस। ओके, तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आई होप आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।